हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के हिंदी भाषा की द्वितीय पुस्तिका कृतिका का प्रथम अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। माता का आंचल, इसकी रचना श्री पूजन सहाय जी ने की है और इन्होंने इस कहानी में माता और पिता दोनों के परस्पर प्रेम का उल्लेख किया है। खास करके माता के प्रेम के बारे में बताया है कि माँ की ममता कितनी अनमोल होती है, बच्चों के लिए कितनी आवश्यक भी होती है। तो इसमें इस कहानी में उन्होंने अपने ही बचपन की बातें बताई हैं, उसका वर्णन किया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुद्धों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसकी शुरुआत इन्होंने एक दोहे से की है। यह एक लोक कहावत भी है। इसका कहावत में कहा गया है कि जहाँ पर बच्चों का संग होता है, मतलब जहाँ पर बच्चों की टोली होती है, बच्चों की संगत होती है, वहाँ पर खेल तमाशा हंसी खुशी इत्यादि यही सब रहते हैं, यही सब होता है। और जहाँ बुद्धों यानी कि बड़ों का संग होता है, बड़ों की संगत होती है, वहाँ पर बड़े जो है वह आपस में सिर्फ अपने खर्चे, अपने हाल रोजगार, व्यापार, सुख दुख आदि बातें करते हैं। तो जहाँ बच्चों का संग होता है, बच्चे साथ में रहते हैं, वहाँ हंसी खुशी खेल कूद आदि होते रहते हैं। और जहाँ बड़े संग में रहते हैं तो वहाँ पर अपने हाल रोजगार, खर्चे, भविष्य इत्यादि की चर्चाएं होती हैं। आगे ये बताते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। लेखक के जो पिताजी थे वह सुबह सवेरे ही उठ जाते थे और स्नान आदि से निपटकर पूजा करने बैठ जाते थे। बचपन से ही लेखक जो हैं वह उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके साथ हो गए थे, बचपन से उनके साथ ही रहते थे ज़्यादातर। माता से केवल दूध पीने का नाता था, मतलब माता से केवल खाना पीना, खाने, दूध पीने और अपने नहाने धोने, यही सब का बस था। ज़रूरत की बातें माता के साथ होती थी, बाकी का साथ जो है वह पिता के साथ ही रहते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। लेखक जो हैं वह चूँकि ज़्यादातर अपने पिताजी के साथ रहते थे तो सोते भी बाहर पिताजी के साथ ही बैठक में थे और उनके साथ ही उठ जाते पिताजी, अपने साथ ही इन्हें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर साथ में ही बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारी चौड़ी लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। पूजा करते समय, पूजा पर बैठे हुए जब भभूत का तिलक इनको पिताजी लगाते थे तो यह दिक करने लगते थे। दिक करने का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। तो पिताजी जो हैं वो भी इनको बहला फुसलाकर, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, ऐसे कुछ डांट टपट कर इनको तिलक लगा ही देते थे, त्रिपुंड कर देते थे इनकी लीलाट में। त्रिपुंड का मतलब होता है 3 उंगलियों से जो लीलाट में रेखाएं खींची जाती हैं चंदन आदि की, बहुत सुंदर दिखती हैं। पूजा करते समय जो लोग बनाते हैं उसको त्रिपुंड बोलते हैं। तो इनके लीलाट में भी पिताजी भभूत का त्रिपुंड कर देते थे। हमारी लीलाट में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। लेखक के लीलाट में भभूत खूब खुलती थी, भभूत बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि इनके भी सिर में लंबे लंबे बाल थे, जटाएं थी और यह तिलक लगाने के बाद, भभूत लगाने के बाद बिल्कुल भोलेनाथ की तरह दिखते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक के पिताजी इनको प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे और लेकिन असल में इनका नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माँ को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ करने के बाद पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो ये भी, लेखक भी उनके बगल में बैठे रहते थे और बैठे बैठे आईने में अपना चेहरा निहारते, अपनी शक्ल देखते और फिर मुस्कुराते रहते थे।
जब पिताजी इनकी ओर देखते तो ये लजा जाते थे और क्या करते थे कि लजा करके आईना नीचे रख देते थे। फिर पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। पिताजी जो हैं वह पूजा पाठ जब कर लेते थे तब राम नाम लिखते थे। उनकी एक अपनी रामनामा बही थी जिस पर वह 1000 बार राम नाम लिखते और उसे पाठ करने की पोथी के साथ ही बांध कर रख देते। मतलब पाठ करने की जो और भी बुक थी, किताबें थी, उनके साथ ही उस रामनामा बही को भी साथ में बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। फिर क्या करते थे, जब राम नाम लिख चुकते तो 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते और लिख करके आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाते थे और उन राम नाम लिखे हुए कागज़ के टुकड़ों को आटे की गोलियों में लपेटते थे और उनको लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। मतलब गंगा जी जाते समय भी लेखक उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे, कंधे पर ही बिठाकर वह लेकर जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब लेखक के पिताजी उन आटे की कागज़ में लिपटी हुई जो छोटी छोटी आटे की गोलियां थी, राम नाम लिखे हुए कागज़ में लिपटी हुई, उन गोलियों को मछलियों को खिलाते थे, गंगा जी में एक एक करके फेंकते जाते थे। तो ये इस काम को देख करके लेखक को खूब हंसी आती थी और वे कंधे पर बैठे बैठे ही खूब हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ऐसा करके जब मछलियों को खाना दे करके, चारा दे करके वह घर की ओर लौटते तब बीच रास्ते में पेड़ों का कोई झूठ-मूठ पड़ता था। उन पेड़ों की डालों पर, नीचे झुकी हुई डालों पर लेखक को बिठाकर इनके पिताजी खूब झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। लेखक के पिताजी कभी कभी उनसे खेल खेल में कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। खेल खेल में कुश्ती लड़ते समय बाबूजी जो हैं इनके, वह शांत हो जाते, मतलब स्थिर हो जाते थे, जैसे कि वे बहुत थक गए हों, ऐसा वो दिखावा करते थे। और वो लेखक उनको थका हुआ देख करके उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। वे सीधे लेट जाते थे। उतान पड़ने का मतलब होता है सीधे लेट जाना। सीधे लेट जाते थे जैसे वे हार गए हों और लेखक जो है वह उनकी छाती पर चढ़कर बैठ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। जब लेखक इनके बाबूजी की लंबी लंबी मूछें थी तो छाती पर बैठकर ये जब उनकी मूछें उखाड़ने लगते हैं तब बाबूजी हंसते हंसते इनके हाथों को मूछों से छुड़ा देते थे और उन्हें चूम लेते थे प्यार से। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। जब लेखक के पिताजी इनसे चुम्मा मांगते थे, खट्टा मीठा, अक्सर बच्चों को दुलारते समय माता पिता ऐसा करते हैं, तो खट्टा मीठा जब चुम्मा मांगते थे तो ये बारी बारी से अपना दाहिना और बायां दोनों गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गरा देते थे। ऐसी छिछोली करते थे इनके साथ बाबूजी। इनको खिलाने के लिए, हंसाने के लिए क्या करते थे कि जब चुम्मा लेने लगते दाहिने गाल का मीठा चुम्मा तो क्या करते थे कि अपनी दाढ़ी या मूछ की बाल जो है इनके कोमल गालों पर हल्की सी गरा देते थे। फिर हम झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। तब लेखक झुंझलाकर गुस्से में उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब मूछें नोचने लगते लेखक तो वह झूठ मूठ का रोना रोते थे। मजाक मजाक में, हंसी हंसी में झूठ मूठ का रोना रोने लगते जैसे कि उन्हें बहुत दर्द हुआ है। तब लेखक को उनके इस कार्य पर बड़ी हंसी आती थी। लेखक बगल में खड़े खड़े अलग से खड़े होकर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। चौका होता है, रसोई घर को बोला जाता है, और रसोई घर में लकड़ी की छोटी छोटी
पहले रखी जाती थी, टेबल नुमा छोटी छोटी पीढ़ियाँ, उस पर बैठ कर लोग भोजन करते थे, उसको लोग चौका बोलते थे। तो इस तरह से हंसी मजाक करके जब हंसते हंसते लेखक अपने बाबूजी के साथ घर आते थे, तब बाबूजी के साथ ही वो भी इन चौकों पर खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस का मतलब होता है घी। तो लेखक के बाबूजी क्या करते थे कि फूल एक प्रकार का धातु होता है जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे पीतल, तांबा, कांसा होता है, उसी तरह से फूल भी एक तरह का धातु होता है इन्हीं की तरह, और इससे बर्तन बनाए जाते हैं। पहले के लोग ज़्यादातर इन्हीं बर्तनों का यूज़ करते थे। तो फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर, मतलब घी और भात सानकर पिताजी इनको अपने हाथ से खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। जब ये पूरे भरपेट खा चुके होते लेखक, तब मैया कहती कि थोड़ा और खिलाइए। थोड़ा इनको और खिलाने के लिए मैया हट करती थी। मैया को लगता था कि बच्चे का पेट अभी भरा नहीं है और वह ऐसे ही पेट भरने का बहाना कर रहा है। उसको नहीं पता है कि उसका पेट भरा है या नहीं, और वह खाना नहीं चाहता है। तो वह जिद करती कि थोड़ा और खिलाइए। वह बाबूजी से कहने लगती, अब तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। अब खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। अब माँ तो माँ ठहरी, माँ की ममता की बात ही कुछ और है। मैया को लगता कि पिताजी जो है वह छोटे छोटे कौर बच्चे को खिला देते हैं, और बच्चे को लगता है कि उसका पेट भर गया, खाने से मना कर देता है। तो बच्चे को वह पिताजी को समझाती कि बच्चे को बड़े बड़े कौर खिलाने चाहिए, बड़ा बड़ा निवाला खिलाना चाहिए, जिससे कि उसका पेट पूरी तरह से भर जाए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का होता है स्थान। ऐसी कहती मैया कि जब वह बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो शक्तिशाली होगा, बुद्धिमान होगा और दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। फिर बाबूजी से इस तरह से बात करते हुए मैया कहती कि वो खिला रही हैं, और मर्दुए मतलब मर्द होते हैं। तो मतलब मर्दों को क्या पता है कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी यानी कि माँ के हाथ से खाकर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहा थाली में दही भात शांति, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। बाबूजी को यह सब समझा बुझाकर वह क्या करती कि थाली में दही भात को सान देती, और उस दही भात साने हुए दही भात के अलग अलग निवाले बनाती, कौर बनाती एक, और सभी कौरों का नाम रख देती थी चिड़ियों के नाम पर, जैसे मैना, कबूतर, हंस आदि। वो बनावटी नाम रख देती, बनावटी खाने के निवालों को बनावटी चिड़िया बना देती नाम रख करके, और उनको लेखक को बहलाती कि जल्दी से खा लो नहीं तो ये सारी जो निवाला चिड़िया बनी हैं वो सारी उड़ जाएंगी। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। अब लेखक कह रहे हैं कि वो निवाले बने हुए चिड़ियों को ये इतने जल्दी खा लेते थे कि उन चिड़ियों को तो उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। ये भी खूब बच्चे में खूब समझदार थे, जल्दी सारा निवाला खा लेते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चटकर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, आओ खेलो, जाओ खेलो। जब ये सारी बनावटी चिड़ियों को निवालों को खा लेते थे तब बाबूजी कहते कि अच्छा अब तुम खा पी करके राजा हो गए हो, तुमने सब खा लिया, तुम जीत गए हो, राजा हो गए हो, और जाकर अब खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। बाबूजी की बातें सुनकर ये लेखक जो हैं वह उछलने कूदने लगते, खेलने लगते थे, और रस्सी में बंधा हुआ था एक काठ का घोड़ा इनके घर में था, वो लेकर के उस काठ के घोड़े को लेकर नंग धड़ंग मतलब आधे कपड़े पहने हुए गली में निकल जाते थे।
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। लेखक गली में खेलने के लिए जब भाग जाते थे, लेकिन भागते हुए अगर कभी मैया इनकी पकड़ ली, कभी मैया ने इनको पकड़ लिया तो ये कितना भी कोशिश करें छुड़ाने का, वह एक चुल्लू मतलब एक हथेली भर के सरसों का तेल, कड़वा तेल, सरसों के तेल को कड़वा तेल बोलते हैं, सरसों का तेल इनके सिर पर डाल ही देती थी ज़बरदस्ती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। बाबूजी जब यह देखते, इनका रोना देखते तेल लगाने पे, तो बाबूजी गुस्सा हो जाते, मैया पर बिगड़ने लगते। लेकिन मैया को इसकी परवाह कहाँ थी, वह तो अपने बच्चे को बस तेल से मालिश चाहती थी, सिर में तेल डालकर मालिश करके ही छोड़ती थी इनको। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। फिर क्या करती थी, तेल लगाने के बाद इनके कंघी करती और बाल लंबे थे तो इन चोटी गूंथ देती थी, चोटी गूंथती बालों की, और फूलदार लट्टू बांधकर, और फूलदार लट्टू मतलब फूल वाला फीता या फिर रिबन या फिर कोई रबर होगा इस टाइप का, वो बांध देती थी ताकि चोटी खुले नहीं, बाल बिखरे नहीं, और रंगीन कुर्ता टोपी पहना करके और नाभि और ललाट में इनके काजल की बिंदी लगा देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। इतना श्रृंगार करने के बाद ये छोटे से कृष्ण भगवान की तरह दिखते थे, कन्हैया दिखते थे, और रोते भी रहते थे। चूँकि मैया ज़बरदस्ती इनको सजाती थी, तो रोते रोते सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद में बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। जैसे ही लेखक बाहर आते तो इनकी राह देख रहे बालकों का एक झुंड, बच्चों का एक झुंड इनको मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अपने संग के बच्चों को देखकर, अपने दोस्तों को देख करके यह रोना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतर जाते थे और अपने हमजोली, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरा का एक कोना ही नाटक घर बनता था। जो चबूतरा का कोना था वह एक नाटक घर बनता था। तरह तरह के ये नाटक खेलते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। जो छोटी चौकी पर बैठकर बाबूजी खुद नहाते थे और इनको भी नहलाते थे, उस चौकी को ये लोग रंगमंच बना लेते थे, मंच बना लेते थे और फिर नाटक करते थे तरह तरह के। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। वो जो चौकी थी नहाने वाली, उसी पर सरकंडे होते हैं जो पतली पतली लकड़ी जैसे होते हैं, लकड़ी होते हैं। उन लकड़ियों को चौकी के चारों खंभों पर बांध देते थे और ऊपर चंदोवा लगा देते, मतलब कपड़े से उसको ढक देते थे। एक स्टेज टाइप का, दुकान टाइप का बना देते थे और फिर मिठाइयों की दुकान उसी में लग जाती थी। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, चीलम के खोंचे, जो चीलम मिट्टी के खोंचे में जो चीलम पी जाती है वो खोंचे रहते थे, तो चीलम के खोंचे में जो है वह कपड़े के थाल उस पर सजा दिए जाते थे और उस पर मिट्टी के छोटे छोटे ढेले रख दिए जाते थे। मतलब मिट्टी के ढेले नहीं, वो लड्डू हैं, क्योंकि मिठाइयों की दुकान लगी थी। तो कपड़े के थालों में चीलम के खोंचे पर मिट्टी के ढेले के रूप में लड्डू रखे जाते थे बेचने के लिए। पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, पत्ते छोटे छोटे तोड़ करके उनकी पूरी कचौड़ी बनाई जाती थी। पूरी कचौड़ी रख दी जाती थी कि ये पूरी कचौड़ी हैं। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, गीली मिट्टी जो थे उनको गोल गोल बनाकर वो रख दी जाती थी कि ये लो जलेबी है। टूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, जो घड़े टूट जाते थे उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे उसको रख देते थे कि ये बतासे हो गए। आदि मिठाइयाँ सजाती थी। ये सारी बनावटी मिठाइयाँ बड़ी मेहनत से बच्चे सजाते थे उस दुकान में।
ठीकरों के बटखरे, जो ठीकरे होते थे, मतलब जो बड़े बड़े रोड़े टाइप के होते थे ठीकरे, उनके बटखरे बनाए जाते थे। बटखरे मतलब जोखने वाला, जो किलो होता है ना, वो बटखरा। तो उन ठीकरों को बटखरा मान लिया जाता था। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। जस्ते जस्ता भी एक तरह का धातु ही है, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते थे, उनको बच्चे इकट्ठा करते और उनके पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बच्चे ही खरीदार होते थे और बच्चे ही दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बच्चे ही खरीदार होते थे उसमें, और बच्चे ही दुकानदार भी होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। कहने का मतलब है कि बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे का मतलब छोटे छोटे मूल्य के पैसे पहले होते थे। तो चूँकि बच्चों के खेल में हिस्सेदारी चाहते थे, उनको भी अच्छा लगता था बच्चों के हंसी खुशी में शामिल होना, तो बाबूजी भी हंसी हंसी में, मजाक मजाक में 2-4 छोटे छोटे गोरखपुरिये पैसे, छोटे मूल्य के पैसों से कुछ कुछ खरीद लेते थे बच्चों का दिल रखने के लिए। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मिठाई की जो दुकान है वह थोड़ी ही देर में बढ़ा देते थे, मतलब उसको आगे कर देते थे और फिर दूसरे खेल में लग जाते थे। मिठाई की दुकान छोड़ देते थे एक तरह से और फिर दूसरे खेल में लग जाते थे। तो ये दूसरा खेल कौन सा था? घरौंदा बनाने का, घर बनाने का। तो घर बनाने का काम कैसे होता था? तो धूल की दीवार बनती थी धूल की, और तिनकों का छप्पर बनता था। छोटी छोटी जो तिनके थे उससे छप्पर बन जाता था, छप्पर बना देते थे। दातून के खंभे, जो दातून होते थे छोटे छोटे, उनके खंभे हो जाते थे। और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, और जो दिया सलाई की खाली पेटियां होती थी उनके किवाड़ हो जाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की। घड़े की मुहड़े मतलब घड़े, टूटे हुए घड़े के जो ऊपर का मुंह होता है ना, घड़े का जो मुंह होता है गोलाकार, तो जब घड़ा टूट जाता है तो जिसका मुंह बच जाता था सिर्फ, उस मुंह को चूल्हा चौकी बना दिया जाता था। दिए की कढ़ाई, जो दिया होता था उसकी कढ़ाई वो कढ़ाई हो गया। दिए की कढ़ाई बना दी जाती थी दिए को। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। और जो बाबूजी जिस आचमनी से पूजा करते थे वो आचमनी जो है वह कलछी बनती थी। तो घड़े की मुहड़े, घड़े का जो ऊपर का मुंह होता था वह चूल्हा चक्की हो गया। उस पर दिए को कढ़ाई बनाकर रख दिया जाता था। और बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी होती थी वह कलछी हो जाती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। पानी को घी मान लिया जाता था और धूल को पीस करके, धूल का पिसान, और बालू की चीनी से, बालू को चीनी मान लिया जाता था और धूल को पीस करके आटा वगैरह बना देते थे कि ये धूल है, उसको पीस दिया जाता था, वो आटा वगैरह हो गया, आटा मसाला इत्यादि हो गया। और बालू जो होती थी वह चीनी बन जाती थी। बालू को चीनी मान लिया जाता था। और इस तरह से ये बच्चे लोग क्या करते थे, तो उस घरौंदा में पूरा एक रसोई घर छोटा सा बना के उसमें पूरा ज्योनार मतलब भोजन यानी कि भोज तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। बच्चे लोग ही ज्योनार बनाते थे और बच्चे लोग ही जिमने बैठते थे। बच्चे लोगों की ही भोज बनती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। अब जब बच्चों की पंगत बैठ जाती थी ज्योनार बना चुकने के बाद, तो बाबूजी भी धीरे से आकर बच्चों के साथ उनकी पंगत में खाने के लिए, जिमने के लिए बैठ जाते थे, भोज खाने के लिए। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जब बाबूजी को अपने साथ बच्चे बैठे हुए देखते थे तो हंसकर क्या करते थे, घरौंदा को बिगाड़ करके भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। बच्चों का यह काम देख करके, यह खेल देख करके वो भी खूब
खुशी से फूले नहीं समाते थे, उनको अच्छा लगता था। और वो भी बच्चों के साथ हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे और हंसते हंसते, और ये भी बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। और फिर वो बच्चों से पूछते थे कि फिर से भोलानाथ कब भोज होगा, ऐसा भोज कब मिलेगा फिर से हमें। तो ये बाबूजी बच्चों के खेल में शामिल होकर उसको और मज़ेदार बना देते थे हंसी मजाक करके।